हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे, और लास्ट लेक्चर में अपनों ने सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर दिया था, और जिसमें मैंने बताया था वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में और थोड़ा बहुत कोरक कैम्बियम के बारे में डिस्कस किया था, है ना। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम आदि प्राइमरी होती है, आदि सेकेंडरी होती है ना। ऐसी ऐसी बात की थी। तो आज बच्चों उससे आगे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आज का जो पॉइंट रहने वाला है स्प्रिंग वुड, जिसे अर्ली वुड भी कहा जाता है, ऑटम वुड उसे लेट वुड भी कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, आज का जो पॉइंट रहने वाला है वो सेकेंडरी, यानी कि स्प्रिंग वुड अर्ली वुड भी कहा जाता है, ऑटम वुड जिसे लेट वुड भी कहा जाता है। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में बताया था, और बाहर की ओर फ्लोएम बनता है, अंदर की ओर जाइलम बनता है। जो सेकेंडरी जाइलम बनता है वो ज़्यादा बनता है ना। फ्लोएम बनता है वो कम बनता है, कंपैरिजन करें सेकेंडरी जाइलम के साथ तो। और ये वेस्कुलर कैम्बियम धीरे धीरे बाहर की तरफ शिफ्ट होती रहती है। मैंने कहा कि जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी है, क्या बोला बच्चों, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी है, ये इन्वायरमेंट के कंट्रोल में रहती है। किसके कंट्रोल में रहती है बच्चों? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के कंट्रोल में रहता है। जैसे कि इन्वायरमेंट बदला तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी भी बदलेगी। ये बात ध्यान रखना, मैंने कहा कि एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इनके कंट्रोल में रहता है। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे क्या है, ग्लोब है। क्या है बच्चों? ग्लोब है, ठीक है, ये एक ग्लोब। और ग्लोब का जो बीच का सेंटर होता है 0 डिग्री पर, उसको क्या कहते हो? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। जैसे कि आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हो, है ना, नॉर्थ पोल हो या फिर वो कौन सा हो, साउथ पोल की ओर जाते हो, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। या फिर अगर मैं इसको इक्वेटर कहता हूँ, क्या बोला बच्चों, इक्वेटर कहता हूँ, तो यहाँ पे रीजन कौन सा होता है? टेम्परेट। क्या बोला? टेम्परेट रीजन होता है, ठीक है। और टेम्परेट रीजन की एक खास बात होती है बच्चों, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, कौन सी बच्चों? क्लाइमेट्रिक कंडीशन होती है, वो एक समान नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। जब वो बदलेगी तो सीजन बनते हैं, जिन्हें स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, टेम्परेट रीजन में जो क्लाइमेट कंडीशन है, कौन सी बच्चों? क्लाइमेट कंडीशन है, वो क्या नहीं है बच्चों? सेम नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ की जो क्लाइमेट्रिक कंडीशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर ये कंडीशन बदलती है ना, बदलती रहती है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा बच्चों? सीजन बनते हैं। एक सीजन बनेगा बच्चों स्प्रिंग सीजन। कौन सा सीजन? स्प्रिंग सीजन बनता है। और दूसरा सीजन कौन सा बनेगा बच्चों? ऑटम सीजन। कौन सा? ऑटम सीजन बनता है, ठीक है। अब देखो, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी है वो कांस्टेंट तो है नहीं, सीजन होता है, सीजन के अकॉर्डिंग काम करती है। स्प्रिंग सीजन में वेस्कुलर कैम्बियम जो वुड बनाएगा उसको कहा जाता है स्प्रिंग वुड। क्या बोला बच्चों? स्प्रिंग सीजन में बनने वाली वुड स्प्रिंग वुड कहलाती है, या फिर इसी का दूसरा नाम अर्ली वुड। क्या कहा जाता है? अर्ली वुड, ठीक है। और ऑटम सीजन में बनने वाली वुड ऑटम वुड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ऑटम वुड, या फिर इसी का दूसरा नाम लेट वुड, LATE, लेट वुड कहलाती है। अब देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इनकी बात करते हैं कि ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड में क्या क्या डिफरेंसेस है, इनकी बात करते हैं। मैंने कहा कि स्प्रिंग सीजन में एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, VC का मतलब वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर। यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। किसकी कंपैरिजन में? ऑटम वुड की कंपैरिजन में, इस सीजन की कंपैरिजन में वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है।
ये जो बात बोली जा रही है ये कंपेरेटिवली बोली जा रही है, क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन में जो बोली जाने वाली बातें एक दूसरे के कंपेरेटिवली बोली जाती है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर फिर क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज लेस। क्या है, यहाँ मोर एक्टिव है तो यहाँ क्या हो जाएगी, लेस एक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव, तो बनने वाले जाइलरी एलिमेंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा जाइलम बनेगा, ज़्यादा जाइलम बनेगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी लिखती है कि इनमें जो वेसल्स बनेगी उनकी कैविटीज़ ब्रॉड होगी, क्या होगी, वाइडर होगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो जाइलरी एलिमेंट है ना, जाइलरी एलिमेंट्स मोर प्रोड्यूस, है ना, लार्ज प्रोड्यूस, एक ही बात है, लार्ज प्रोड्यूस होंगे, साथ ही साथ लार्ज प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर जो वेसल्स बनेगी, क्या बनेगी, वेसल्स बनेगी, उनकी कैविटी क्या होगी, कैविटी ज़्यादा होगी। यहाँ की जो कैविटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं ऑटम वुड में। ऑटम वुड में भी जाइलरी एलिमेंट तो बनेंगे, जाइलरी एलिमेंट्स तो प्रोड्यूस होंगे, है ना, परंतु लेस प्रोड्यूस होंगे। और जो इनमें वेसल्स बनेगी, क्या बोला, इनमें जो वेसल्स बनेगी उनकी कैविटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, यानी कि स्प्रिंग वुड की तुलना में ऑटम वुड की जो वेसल्स बनेगी उनकी कैविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान देना कि इनकी वेसल्स हैं, उनकी कैविटी क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात, स्प्रिंग वुड है, ये लाइट कलर की होगी, लाइट कलर की होगी। अगर लाइट कलर है तो इनकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, इनकी डेंसिटी फिर कम होगी। इधर उल्टा करो जस्ट, ये डार्क कलर की होंगे, कौन सा कलर, डार्क कलर, ये डार्क कलर के होंगे। और डार्क कलर है तो डेंसिटी क्या है बच्चों, ज़्यादा, डेंसिटी क्या है बच्चों, ज़्यादा होंगे, इधर डेंसिटी ज़्यादा होंगी। एक बार वापस से देखिएगा, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का कंपैरिजन चल रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करें। स्प्रिंग वुड की बता रहा हूँ पहले, स्प्रिंग वुड में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा है तो जाइलरी एलिमेंट्स ज़्यादा बनेंगे। जाइलरी एलिमेंट्स बोले तो वेसल्स की कैविटी, है ना, वाइडर, ब्रॉड होगी, लाइटर कलर है, डेंसिटी कम है। जस्ट उल्टा करो, ऑटम वुड में, लेट वुड में एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम लेस, इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ। जाइलरी एलिमेंट भी कम बनेंगे तो वेसल्स की कैविटी कम हो जाएगी। डार्क कलर, डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा, ऑटम वुड की डेंसिटी ज़्यादा है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने सेकेंडरी जाइलम, बोले तो वुड की बात करते हैं, सेकेंडरी जाइलम बोले तो वुड की बात करते हैं। मैंने कहा कि एक होता है स्प्रिंग वुड, अभी देखा आपने, स्प्रिंग सीजन में बनने वाली वुड स्प्रिंग वुड कहलाती है। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा, वेसल्स वाइडर, कैविटी ऑफ वेसल्स इज वाइडर, और लाइटर कलर ऑटम वुड। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, एनुअल रिंग। यानी कि सीजन होता है वो कितने मंथ का होता है, 6th मंथ का होता है। ठीक है, सीजन होता है 6th मंथ, 6th मंथ प्लस 6 मंथ क्या हो गया, एनुअल ईयर बन गया, 1 ईयर है ये। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को मिलाकर क्या कहा जाता है, एनुअल रिंग, या फिर इसी का दूसरा नाम ग्रोथ रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ग्रोथ रिंग कहा जाता है। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि यार एज, ट्री की एज को बता देते हैं लोग, वो कैसे बताते हैं, वो लॉजिक यही है, इन्हीं दो वुड को, इन्हीं रिंग, या फिर कहूँ मैं एनुअल रिंग को या ग्रोथ रिंग को काउंटिंग करके वो ट्री की एज बता देते हैं, है ना। अब देखो क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ एज, कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग, है ना, वो क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्टडी क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको कि
एक ट्री देखा आपने, मान लीजिए कि उस ट्री के अंदर 50 एनुअल रिंग है, तो बताओ उस ट्री की एज कितनी होगी? 50 ईयर होगी। ठीक है, 50 ईयर होगी। दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि भाई बोला गया है कि एक ट्री है जिसके अंदर टोटल, क्या बोला? टोटल रिंग 50 है, तो बताओ ट्री की एज क्या होगी? अब टोटल बोला है, तो 25 क्या होगी? स्प्रिंग होगी। 25 क्या होगी? ऑटम होगी। 25 स्प्रिंग है, 25 ऑटम है, इसका मतलब 6 महीने में बनी है। टोटल 50 है, इसका मतलब एज ऑफ ट्री क्या हो जाएगी? 25 ईयर हो जाएगी, 25 ईयर का ट्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। या फिर ऐसे एक क्वेश्चन और बनता है कि एक ट्री देखा और उसके अंदर यानी कि 100 स्प्रिंग वुड देखने को मिली है, तो बताओ उस ट्री की एज क्या होगी? 100 ईयर होगी, क्योंकि स्प्रिंग बना है, उसके बाद ऑटम, स्प्रिंग, ऑटम, स्प्रिंग, ऑटम, ऐसे अपन तो स्प्रिंग गिना, ऑटम छोड़ा, स्प्रिंग गिना, इसका मतलब साल तो हो गया एक पूरा, तो उतनी ही आती है। टोटल रिंग कौन कौन सी बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये वैरायटी 3 ही बनती है, इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना। टोटल रिंग बोले तो उतनी ही एज, टोटल रिंग बोले एनुअल और स्प्रिंग को मिला के, ठीक है, तो फिर हाफ हो जाएगी। अगर एक नाम दे के बोले कि स्प्रिंग वुड माना एक्स है, उस ट्री की एज कितनी होगी? फिर एक्स वर्ष ही होगी। चाहे वो ऑटम लेके बोले कि ऑटम वुड है, ऑटम रिंग है, वो वाई बनी है, तो बताओ एज ऑफ ट्री, तो क्या बताना है? वाई बताना है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक कंपैरिजन आगे, सेकेंडरी जाइलम या फिर वुड की बात कर रहे हैं। अब कोई स्टेम है, उसके अंदर 2 प्रकार की वुड होती है, जैसे कि बच्चों ये रहा एक स्टेम, ये एक स्टेम है। क्या है बच्चों? ये एक स्टेम है। ठीक है, और अंदर भी ऐसे होता है, ब्लैक ब्लैक होता है अंदर से, इस प्रकार से। ठीक है ना, डायग्राम को ध्यान से देखें। बच्चों ध्यान दे डायग्राम को। ठीक है, इस प्रकार से अंदर से क्या होता है? ब्लैक ब्लैक होता है बिल्कुल। ठीक है, जो अंदर से ब्लैक ब्लैक होता है वो हार्ड होता है ना? अंदर है बिल्कुल सेंटर में होता है, उसको कहा जाता है हार्ड वुड कहा जाता है। और जो बाहर वाला पेरिफेरल वाला पार्ट है उसे कहा जाता है बच्चों शेप वुड, सैप वुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैप वुड कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी है, हार्टवुड का दूसरा नाम ड्यूरामेन, सैपवुड का दूसरा नाम एल्बर्नम। क्या कहा जाता है? अल्बर्नम। अब एक बात यहाँ से क्लियर हो गई है, हार्टवुड कहाँ है? स्टेम के सेंटर में है। सैपवुड कहाँ है? हार्टवुड के चारों ओर है, आउटर साइड है ना? अब यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सैपवुड है वो बाहर है, हार्टवुड सेंटर में है, हार्टवुड का दूसरा नाम ड्यूरामेन है और सैपवुड का दूसरा नाम अल्बर्नम है। क्लियर है? देखो अभी मैंने बोला कि सेंटर वाला पार्ट डार्क कलर का होता है, काला काला होता है, काला काला है, डिपोजिशन हुआ है उसके अंदर, इसलिए वो डेड हो गया, डिपोजिशन हो गया, तो कंडक्शन नहीं करेगा, वो कंडक्शन नहीं करेगा। जस्ट उल्टा कर दो इसका, बाहर वाला है ना, बाहर वाला उल्टा करोगे तो क्या होगा? पेरिफेरी पार्ट है, उसकी कंपेरिजन में लाइटर कलर है, लिविंग सेल होगी, है ना, डिपोजिशन नहीं हुआ है, इसका मतलब वो वाटर का कंडक्शन करेंगे। ये बात समझ आई? अब ध्यान से देखो क्या लिखा गया है हार्टवुड को लेके, है ना, ड्यूरामेन। देखो सेंट्रल पार्ट ऑफ वुड है, ये देखो सेंट्रल पार्ट ऑफ वुड है, ये रहा सेंट्रल पार्ट ऑफ वुड है। सेंटर का पार्ट है डार्क कलर का होता है। कभी आपने फर्नीचर वाले को ऑब्जर्व किया होगा कि जो फर्नीचर वाला है वो लकड़ी को छोलता रहता है ना, छीलता रहता है। मैंने कहा कि जब वो उस लकड़ी को छीलता रहता है तो वो ऐसा क्यों करता है ना? ऐसा तो है नहीं कि वो पागल है छीलता रहेगा, वो एक्चुअल में करता क्या है, ये जो वुड है ना, सेप वुड है, वाइट वाली है, इसको रिमूव करता है, क्योंकि ये सेप वुड है ना उतनी
सख्त नहीं होते, उतनी हार्ड नहीं होती है जितनी हर्टवुड होती है। हर्टवुड सेववुड की तुलना में ज़्यादा अच्छी होती है। फर्नीचर बनाओगे तो अच्छा बनता है, इसलिए वो जो बढ़ई बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, है ना, या फिर फर्नीचर वाला, वो है ना, वो लकड़ी को छीलता रहता है, इसका मतलब वो हार्टवुड निकालता है। ठीक है, हार्टवुड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि सेंट्रल पार्ट है, डार्क कलर्ड है, डेड सेल होती है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया है। किसका, लिग्निन का, टेनिन का, गम्स का, और तो और मिनरल्स का, है ना। साथ ही साथ ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। कुछ अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एरोमेटिक्स ऑयल्स का भी डिपोजिशन हो जाता है, जो एनसीईआरटी लिखती है ना। एरोमेटिक सब्सटेंस ऑयल्स का भी डिपोजिशन हो जाता है। अब इसमें क्या हो गया, डिपोजिशन, ये तो फुलफिल हो गई है, तो क्या ये सैप का कंडक्शन करेगी, नहीं, नो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हो, सैप, क्या कहते हो, सैप। ठीक है, अब देखो सैप वुड की बात करते हैं। सैप वुड उस वुड का क्या है, पेरिफेरल पार्ट है, जो मिस्त्री होता है ना लकड़ी का, वो उसे छोलता रहता है ना, छीलता रहता है। लाइट कलर्ड है, लिविंग सेल होती है, इसका मतलब इसमें कोई डिपोजिशन नहीं हुआ है ना। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और ये पार्ट क्या करता है, वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। क्लियर ये बातें, बिल्कुल इजी सी बातें थी। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे देखो पूरा समझने वाला पार्ट है, कोरक कैम्बियम। याद है आपको, कोरक कैम्बियम कोर्टेक्स पार्ट में बनता है, या फिर इसी का दूसरा नाम फैलोजन। और कोरक कैम्बियम की ओरिजिन, है ना, कैसी है, इसकी ओरिजिन है बच्चों सेकेंडरी। इसकी ओरिजिन कंप्लीटली क्या है, सेकेंडरी है, ये बाद में बनता है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि कोरक कैम्बियम, कोरक कैम्बियम, ये लिखा कोरक कैम्बियम, और कैरोकैम्बियम का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, फैलोजन। क्या होता है बच्चों, फैलोजन होता है। अब इस कोरक कैम्बियम के कुछ फीचर हैं, फीचर सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि सिंगल लेयर की फॉर्म में होता है, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड होता है। ठीक है, सिंगल लेयर्ड होता है। विंटर सीजन आता है, ये मोर एक्टिव होता है। इन विंटर सीजन मोर एक्टिव, ये मोर एक्टिव हो जाता है विंटर सीजन में, है ना। विंटर सीजन में कोरक कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि वैस्कुलर कैम्बियम कैसा होता है बच्चों, लेस एक्टिव होता है। अब ये आउटसाइड भी एक्टिव होगा और इनर साइड भी एक्टिव होगा। ये आउटसाइड ज़्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव है, यानी कि बाहर की ओर ज़्यादा बनेगा, और इनर साइड लेस एक्टिव है, यानी कि इनर साइड ये कम टिश्यू बनाएगा। समझाई क्या बात, क्या बोला, सिंगल लेयर है, विंटर सीजन में ज़्यादा एक्टिव है, आउटसाइड ज़्यादा टिश्यू बनाएगा, इनर साइड कम टिश्यू बनाएगा। इसका मतलब हो गया कि वैस्कुलर कैम्बियम का जस्ट अपोजिट है। कैसे, ये विंटर सीजन में है तो वैस्कुलर कैम्बियम स्प्रिंग सीजन में है। कोरक कैम्बियम आउटसाइड ज़्यादा टिश्यू बनाता है, वैस्कुलर कैम्बियम इनर साइड ज़्यादा टिश्यू बनाता है। समझ जाओगे, वैस्कुलर कैम्बियम का जस्ट उल्टा करना है। आगे मैंने कहा कि कोरक कैम्बियम बाहर की ओर ज़्यादा एक्टिव और इनर साइड लेस एक्टिव। ये हो गया आउटसाइड, है ना, आउटर साइड या आउटसाइड। ये कौन सा साइड हो गया बच्चों, इनर साइड। ये कौन सा साइड, इनर साइड। आउटर साइड कोरक कैम्बियम जो टिश्यू बनाता है उसको कहा जाता है कोरक, या फिर इसी का दूसरा नाम फैलम। क्या बोला, फैलम, कोरक फैलम, कोरक फैलम। कोरक कैम्बियम के पास मेस्टमेटिक पावर है, जो डिवाइड कर सकती है, न्यू सेल्स फॉर्म कर सकती है, आउटर साइड इनर साइड। आउटर साइड कोरक या फिर फैलम, इनर साइड सेकेंडरी कोर्टेक्स या फिर फैलोडर्म, फैलोड्रम, सेकेंडरी कोर्टेक्स या फिर इसी का दूसरा नाम फैलोड्रम,
डरम, फेलोजन नहीं बोला है, फेलोड्रम बोला है, ठीक है। अब देखो बीच में कौन, कोरक कैम्बियम, बाहर की ओर कौन, कोरक, इनर साइड कौन, सेकेंडरी कोर्टेक्स बोले तो फेलोडरम है। ये कोरक है, इसको क्या कहा जाता है, फैलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैलम। इस फैलम में क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका बच्चों, सुबेरिन डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिट हो जाती है, सुबेरिन का डिपोजिट हो जाती है। इसका मतलब ये बाहर वाली जो लेयर है फैलम कोरक, ये क्या हो गई, डेड हो गई, वाटर के लिए इम्प्रीवियस हो गई है, वाटर के लिए इम्प्रीवियस हो गई। जैसे रूट, डाइकोट रूट को याद करो आप, सुबेरिन का डिपोजिशन है ना, कैस्पियन स्ट्रिप कहलाई, वाटर के लिए वो भी इम्प्रीवियस है। ये कोरक या फैलम की बात करें, इसमें किसका डिपोजिशन, सुबेरिन का डिपोजिशन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये भी वाटर के लिए इम्प्रीवियस है। ये सेकेंडरी कोर्टेक्स क्या करती है, ये फॉर्म कर सकती है, फॉर्म करती है न्यू कोरक कैम्बियम। अगर कोरक कैम्बियम और बनना चाहती है ना, पहले वाली सेकेंडरी थी, एक टाइम के बाद चली गई, डेड हो गई, अब नहीं बननी है, तो वो कहाँ से बनेगी, सेकेंडरी कोर्टेक्स से बनती है। कहाँ से बनती है बच्चों, सेकेंडरी कोर्टेक्स से बनती है। देखो कैसे, कुछ चीज़ बताता हूँ आपको। ये बाहर वाली लेयर, जिसको क्या कहते हो, सबसे बाहर है ना, ऐसे समझिएगा, 2 मिनट। ये दूसरी हो गई, और ये थर्ड होगी ना। ये बीच वाली वाइट कलर की, उसको क्या कहोगे, कोरक कैम्बियम। सबसे बाहर वाली को क्या बोलोगे, कोरक कहेंगे। और ये जो अंदर वाली है, इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी कोर्टेक्स कहेंगे। क्या कहोगे, सेकेंडरी कोर्टेक्स। यानी कि मैंने लिखा फेलोजन प्लस कोरक प्लस फेलोडरम, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हो, पेरिडरम। क्या कहते हो, पेरिडरम कहते हैं, जिसकी ओरिजिन कैसी है बच्चों, सेकेंडरी है। ये बहुत बार पूछा गया है ना। पेरिडरम में कौन कौन इंक्लूड है, या किससे मिलकर बनी होती है, फेलोजन, फैलम, सेकेंडरी कोर्टेक्स बोले तो फेलोडरम। इनका दूसरा नाम भी ध्यान रखना है, फेलोजन का दूसरा नाम कोरक कैम्बियम, कोरक का दूसरा नाम फैलम, फेलोडरम का दूसरा नाम सेकेंडरी कोर्टेक्स। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बात थी समझने वाली। हाँ, कोरक के बाहर और कौन हो सकता है, अगर स्टेम है तो हाइपोडर्मिस, उसके बाहर वाली एपिडर्मिस। क्लियर है, चलो फिर आगे। एक नाम और आता है यहाँ पे, बारक का छाल। ये एक नॉन टेक्निकल टर्म है ना। दिस इज ए नॉन टेक्निकल टर्म। क्या है, नॉन टेक्निकल टर्म है, जिसमें इंक्लूड है, बच्चों क्या क्या आएगा। मैंने कहा, सोचें, बारक में वो सभी टिश्यू आते हैं जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर है। क्या बोला, जो टिश्यू वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर है, वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर है। समझ आई बात। मैंने कहा बारक में वो सभी टिश्यू सम्मिलित किए गए हैं जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर है। अब कौन कौन बाहर है, सोचो जरा। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, मैंने आपको बोला था ये लेयर याद होनी चाहिए एक सीक्वेंस में। एपिडर्मिस के बाद कौन आता है, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के बाद कौन आता है बच्चों, इनर मोस्ट लेयर है ना, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद कौन आएगा, पेरीसाइकल। कौन सा साइकिल बच्चों, पेरीसाइकल। फिर कौन आएगा, प्राइमरी फ्लोएम। फिर कौन आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। कौन आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम आएगा। यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम भी बारक में इंक्लूड है। छाल बोलते हो, यानी कि आपने छाल हटा दी तो प्लांट का
फ्लोएम भी हटा दिया सारा, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो सब हट गया, है ना। इसका मतलब आप एक रिंग में, एक स्टेम का रिंग लिया और रिंग फॉर्म में आपने छाल को हटा दिया, बारक को रिमूव कर दिया। इसका मतलब हो गया कि आपने सेकेंडरी फ्लोएम तक सभी टिश्यू हटा दिए, पौधा मर जाएगा। क्यों? या फिर मैं पूछूं कि पौधा मरा, पहले ऊपर वाला पार्ट बोले तो लीफ वगैरह मरेगी, स्टेम पहले मरेगा या रूट पहले मरेगी? शूट पहले मरेगा या रूट पहले मरेगी? आंसर होना चाहिए आपका कि गुरुजी रूट पहले मरेगी, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट रुक गया है, वाटर का ट्रांसपोर्ट चालू है, ऊपर फूड बनेगा लीफ में, वो नीचे रूट में आएगा। रूट में तो अब कनेक्शन है वो टूट गया है, क्योंकि बीच में से फ्लोएम हटा दिया, तो रूट भूखी मर जाएगी, रूट पहले मरेगी। बाद में कौन मरेगा? बाद में पानी की डेफिशिएंसी के कारण ऊपर वाली पत्तियां मर जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलो फिर आगे। अब एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं, क्या लिखती है एनसीईआरटी। सुनो, ये देखो मैंने आज आपको आते ही पढ़ाया स्प्रिंग वुड के साथ साथ ऑटम वुड। क्या लिखती है कि एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल फैक्टर के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। जैसे कि टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? नॉट यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसकी वजह से सीजन बनते हैं। कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ जर्ली एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटी। यही बताया था मैंने आपको। स्प्रिंग सीजन बना, स्प्रिंग वुड बनेगी, कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव, लाइटर कलर है, ठीक है, उसमें जो वेसल्स बनेगी उसकी कैविटी ज़्यादा होगी स्प्रिंग सीजन। जस्ट उल्टा करो इसका, है ना। आगे क्या लिखते हैं एनसीईआरटी? वुड फॉर्म्ड ड्यूरिंग सीजन दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। विंटर सीजन में क्या होगा कि कैम्बियम कम एक्टिव हो जाएगी और फॉर्म करेगी फ्यूअर जर्ली एलिमेंट्स दैट हैव नैरो वेसल्स। दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड या फिर लेट वुड। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि जो स्प्रिंग वुड है वो लाइटर इन कलर, लाइट कलर की बनती है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जबकि ऑटम वुड में क्या हो रहा है कि डार्क कलर की है और उसके पास हायर डेंसिटी है। टू काइंड्स बोले तो टाइप्स ऑफ वुड्स दैट अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग, यानी कैसे? पहले स्प्रिंग है, दूसरी ऑटम है, तीसरी स्प्रिंग है, फिर कौन सी हो जाएगी? ऑटम हो जाएगी, ऐसे होगी, है ना। स्प्रिंग ऑटम स्प्रिंग ऑटम स्प्रिंग ऑटम, ऐसे अल्टरनेट की फॉर्म में होगी। और इनको मिलाकर क्या कहते हो? एन एनुअल रिंग। एनुअल रिंग सीन इन ए कट स्टेम गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ ट्री, यानी कि एनुअल रिंग की आप काउंटिंग करके ट्री की एज काउंट कर सकते हो। फिर मैंने क्या बताया? हार्ट वुड या फिर शेप वुड की बात करते हैं। हार्ट वुड सेंटर वाला पार्ट, शेप वुड पेरिफेरल वाला पार्ट, है ना, पेरिफेरल वाला पार्ट, ठीक है। और हार्ट वुड बोले तो ड्यूरामेन, है ना, ये कौन सा है बच्चों? सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम। इन ओल्डर ट्री, कोई पुराना ट्री है उसकी बात कर रहे हैं। ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टेनिन, रेंजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस के साथ साथ एसेंशियल ऑयल्स भी है। सेंट्रल या फिर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, दीज सब्सटेंस मेक इट हार्ड। किसको? हार्टवुड को। इसमें डिपोजिशन की बात चल रही है। ड्यूरेबल और क्या है? रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। मैंने अभी आपको एक फर्नीचर वाला एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि जब फर्नीचर है, फर्नीचर वाला क्या करता है? लकड़ी को छोलता रहता है, अंदर वाली ब्लैक लकड़ी यूज़ करता है, जैसे कि दरवाजे खिड़कियाँ बनाने में। उसको पता है कि ये हार्ड है ना, ड्यूरेबल है, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट है या फिर कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका अटैक नहीं होता है, अटैक बहुत कम होता है, यानी कि अपने को दिखता ही नहीं है, खराब नहीं होती है लकड़ी, जल्दी से वो लकड़ी वुड खराब नहीं होगी। उसको क्या बोला? हार्ट वुड बोला है, सेंटर वाला पार्ट। हार्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट
इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू देम। अब आप जानते हो हार्ड है ना, डेड है, तो वो क्या कर सकती है, सिर्फ एक काम, मैकेनिकल सपोर्ट। पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज सैपवुड। और ये क्या कर सकता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, ये पानी का कंडक्शन करेगा, मिनरल्स का कंडक्शन करेगा। अब देखो कैम्बियम, बोले तो फैलोजन। एज स्टेम कंटिन्यूस टू इंक्रीज इन गिर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से जैसे ही प्लांट क्या करता है, गिर्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है, तो आउटर कोर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोडक्टिव लेयर्स। Hence, sooner or later, another मेस्टमेटिक सेल या टिश्यू इज कॉल्ड कोरक कैम्बियम या फिर फैलोजन। ये देखो मैंने कहा था कि बाहर की ओर क्या बनाती है, कोरक, इनर साइड क्या बनाती है, सेकेंडरी कोर्टेक्स। इसका मतलब इसके पास कैपेसिटी है डिवाइड होने की। ये जो डिवाइड हो सकता है, न्यू सेल फॉर्म कर सकता है, उसको कहा जाता है मेस्टमेटिक टिश्यू। डेवलप यूजुअली इन कोर्टेक्स रीजन। ठीक है, कोर्टेक्स में बनती है कोरक कैम्बियम, रीजन पूछा जा सकता है। Phallogen is a couple of layer thick. Phallogen is a couple of layer thick. It is made up of narrow, thin-walled, पतली होती है, nearly rectangular cell होती है। इसमें कैसी होती है, rectangular cell होती है, thin-walled होती है। Phallogen cuts of cells on both side, यानी दोनों तरफ सेल बनाती है, बाहर साइड भी, इनर साइड भी। अब बोला क्या है, ये बाहर साइड जो सेल बनाती है उसे को क्या कहते हैं, कोरक या फिर फैलम। ठीक है, जबकि इनर साइड जो सेल बनाएगी उसे सेकेंडरी कोर्टेक्स या फिर फैलोड्रम कहा जाता है। कोरक इज इम्प्रीवियस टू वाटर, मैंने कहा था वाटर के लिए इम्प्रीवियस है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन इन दिस सेल वॉल। इसकी सेल वॉल में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए ये कोरक डेड हो जाती है। क्या हो जाती है, डेड, जो मर जाती है उसमें पानी का डिपोजिट, मतलब कि इम्प्रीवियस हो जाता है पानी के लिए। सेल्स ऑफ सेकेंडरी कोर्टेक्स आर पेरेनकाइमेटस, लिविंग है, पेरेनकाइमेटस है। फैलोजन, फैलम और फैलोड्रम को मिला के पेरिड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिड्रम। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कोरक कैम्बियम प्रेशर बिल्ड अप टू द रिमेन्स लेयर पेरिफेरल, यानी कि जो बाहर की लेयर है ना, बाहर की लेयर है कोरक कैम्बियम, उन पर क्या बनाती है, प्रेशर बनाती है। फैलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई स्लफ्ट ऑफ। बारक इज, देखो बारक आ गया, क्या आ गया, बारक। बारक इज नॉन टेक्निकल टर्म रेफर टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम से जितने भी बाहर टिश्यू है वो सारे के सारे बारक में आ जाएंगे। इंक्लूडिंग कौन कौन से है, सेकेंडरी फ्लोएम भी आ गया। बारक रेफर टू ए नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स, पेरिड्रम के साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम आ गया। बारक दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन सीजन, उसे अर्ली कहते हैं। बारक जो पहले बनती है उसे अर्ली सॉफ्ट होती है, बाद में बनती है उसे लेट या फिर हार्ड होती है। क्लियर है। और आप डायग्राम को देखो, ये डायग्राम लेवलिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, लेवलिंग पूछा जा सकता है। ये बारक का डायग्राम है, देखो बी नंबर। पहले बनती है वो अर्ली है, सॉफ्ट है, बाद में बनती है वो लेट है, हार्ड है। ठीक है, यहाँ लिखा एट सर्टन रीजन फैलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पेनिकाइमेटल सेल ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कोरक सेल्स। दीज पेनिकाइमेटल सेल soon rupture epidermis forming a lens shape opening called lenticels। बोला कि लेंटिसल की शेप कैसी है, कैसी है, लेंस शेप है ना। ये काम क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमोस्फियर। ठीक है, इंटरनल टिश्यू दीज अकर मोस्टली वुडी ट्री, यानी कि लेंटिकल्स उनमें होता है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है उनमें लेंटिकल्स बनते हैं। डायग्राम देखो, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर कौन से कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, ध्यान से देखो है ना, ये कहाँ बीच में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, इनमें आईसीएस है। ठीक है, आईसीएस प्रेजेंट है। फिर मैंने कहा कि कोरक है, क्या है बच्चों, कोरक कैम्बियम है, जिसका दूसरा नाम फैलोजन है। ये
थिन वॉल्ड है, रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल है, ठीक है। कोरक कैम्बियम रेक्टेंगुलर किसमें सेल होती है, थिन वॉल्ड होती है, और ये कैसी होती है, मेस्टमेटिक रीजन वाली होती है। मेस्टमेटिक बोले तो अपने आप को डिवाइड कर सकती है। और ये नीचे वाले ये गोल गोल सेल क्या है, सेकेंडरी कोर्टेक्स है, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी कोर्टेक्स है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझाया होगा। अब देखो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। ध्यान से पढ़े इसको। मैंने आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने सेकेंडरी ग्रोथ देखा था स्टेम में, वहाँ पर बनी थी वैस्कुलर कैम्बियम। वो वैस्कुलर कैम्बियम कैसी थी, हाफ तो थी प्राइमरी प्लस हाफ कैसी थी, सेकेंडरी थी। हाफ कैसी थी, सेकेंडरी थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट, सेकेंडरी रूट है ना, सेकेंडरी रूट बोले तो डाइकोट वाली। इसमें जो वैस्कुलर कैम्बियम होगी वो कंप्लीटली सेकेंडरी होगी। देखो इन द डाइकोट रूट वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी। इस लाइन को अंडरलाइन करो, ये बात इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जो डाइकोट रूट है उसमें जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम। मैंने कहा ये रूट का टीएस लिया, बाहर की ओर कौन होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। बाहर की ओर कौन होता है बच्चों, फ्लोएम होता है, ठीक है। अंदर की ओर कौन होगा, जाइलम। ऐसे होता है इसमें, ये कौन है, जाइलम। क्योंकि एक रेडियस पे तो नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर। अब ये जाइलम है ना, अब यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीटली वैस्कुलर रिंग बन जाती है ऐसे, ठीक है। फ्लोएम के जस्ट बंडल के अंदर, देखो फ्लोएम के अंदर बनाई है ना। ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग ए कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस वेयरिंग विच लेटर बिकम सर्कुलर। बाद में क्या हो जाती है, सर्कुलर हो जाती है। फर्दर इवेंट आर सिमिलर टू द दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव फॉर ए डाइकोटिलेडोन स्टेम। यानी कि धीरे धीरे बाद में क्या हो जाएगी, बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगी। पहले में थोड़ा सा अलग है रूट में, बाद की घटनाएं, बाद के इवेंट्स स्टेम के जैसे ही हैं, स्टेम के जैसे ही हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं इस चैप्टर के ख़त्म होने से पहले बोल देता हूँ कि जो डाइकोट रूट है उसकी वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ओरिजिन में कैसी है, कंप्लीटली सेकेंडरी है। जबकि स्टेम की वैस्कुलर कैम्बियम इज हाफ प्राइमरी हाफ सेकेंडरी। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एनाटॉमी, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट रह जाता है, किसी को कोई समस्या है पढ़ने से रिलेटेड, एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है, लेक्चर समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से नोट्स बनाओ, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए मात्र इतना ही, बातें और भी करेंगे बच्चों पर अगली क्लास में। राम राम।